नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। पहलगाम हमले के आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई, आसिफ शेख और आदिल ठोकर के घर हुए जमींदोज। आतंकी हमले के विरोध में पूरे देश में उबाल, व्यापारियों ने रखा बंद। हिंदू संगठनों और संत समाज ने जंतर मंतर पर की श्रद्धांजलि सभा। मुस्लिम समाज ने विरोध में बांधी काली पट्टी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर पाकिस्तानी नागरिकों को तुरंत वापस भेजने को कहा। पाकिस्तानी हिंदू नागरिकों को जारी लॉन्ग टर्म वीजा नहीं होंगे रद्द। पहलगाम आतंकी हमले की दुनिया भर के नेताओं ने की निंदा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से बात कर जताया अपना समर्थन। अमेरिका ने कहा हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने में देंगे साथ। वीर सावरकर पर टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई कड़ी फटकार। कहा स्वतंत्रता सेनानियों का न उड़ाएं मजाक। रूस यूक्रेन शांति समझौते पर बातचीत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात। 3 घंटे चली बातचीत। क्रेमलिन ने बातचीत को बताया सकारात्मक और उपयोगी। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। पहलगाम हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में लगातार हलचल तेज हो गई है। सेना और सुरक्षा बलों के बड़े बड़े सर्च ऑपरेशन जारी हैं, तो सेना प्रमुख भी आज घाटी पहुंचे और सुरक्षा हालात की जानकारी ली। इस बीच पहलगाम हमले में शामिल 2 भारतीय आतंकियों के घरों को जमींदोज कर दिया गया है, तो आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम भी सुरक्षा बल कर रहे हैं। बॉर्डर से लेकर पूरे कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। पहलगांव हमले के आतंकियों पर सख्त कार्रवाई। एक का घर बम से उड़ाया, दूसरे के मकान पर चलाया बुलडोजर। पहलगांव हमले में शामिल 2 आतंकवादियों के दक्षिण कश्मीर में स्थित मकान को उड़ा दिया गया। पुलवामा के त्राल इलाके में आसिफ शेख और अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में आदिल ठोकर के मकान को नियंत्रित विस्फोटों के जरिए गिराया गया। दोनों व्यक्तियों पर पहलगांव आतंकी हमले में भूमिका निभाने का आरोप है। आतंकवाद को बढ़ावा देने और सहायता करने वालों पर नकेल कसने के लिए सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के तहत मकान ध्वस्त करने की एक कार्रवाई की गई है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाताओं ने वहां पर हालात का जायजा लिया। मैं इस वक्त मुंगामा त्राल में हूं और ये घर है आसिफ शेख का। जैसा आप देख सकते हैं, इसको डिमोलिश कर दिया गया है और ये उसका घर है जिसको एक कंट्रोल्ड ब्लास्ट के जरिए इसको कल उड़ाया गया। और आप देख सकते हैं ये तमाम नज़ारा घर का ये हाल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा उड़ा दिया गया है इसको। आसिफ शेख अभी गायब है और उसके घर वालों का कहना है कि हमने उसको 3 साल से नहीं देखा है। तो ये हाल है यहाँ पर आसिफ शेख के घर का। इस बीच सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। बैठक के दौरान मनोज सिन्हा ने पहलगांव आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द सजा देने की बात दोहराई। उपराज्यपाल ने कहा कि देश को हमारी सेना, पुलिस और सीएपीएफ की बहादुरी और पराक्रम पर पूरा भरोसा है। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उत्तरी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार, सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और 15 कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव शामिल हुए। सेना प्रमुख को पुंछ राजौरी जिलों और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में अन्य क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पहलगाम हिंसा में आतंकवादी शामिल थे, आदिल ठाकुर के घर को जमींदोज हो गया है वो घर। केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिबद्धता है कि किसी भी तरीके के शरण देने वाले, पनाह देने वाले स्थानीय लोग हों या फिर चाहे बर्बर कायराना हमले में शामिल जो भी लोग हैं, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है।
विभिन्न क्षेत्रों में आतंकवादियों के सहयोगियों की पहचान के लिए खोज अभियान चलाए जा रहे हैं। ये अभियान आतंकवादियों और उनके नेटवर्क के खिलाफ चल रही कार्रवाई का एक हिस्सा है। श्रीनगर से विशाल वेरिस्टो के साथ अश्विनी मिश्र, डीडी न्यूज। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले की पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक फोटो के मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए संदिग्ध खच्चर वाले की पहचान कर उसे हिरासत में ले लिया है। ये मामला तब सामने आया जब एक महिला पर्यटक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने एक संदिग्ध की फोटो दिखाते हुए उस पर धर्म संबंधी सवाल पूछने का आरोप लगाया था। संदिग्ध की पहचान अयाज अहमद, जंगल निवासी गोहीपुरा रैजन, गांदरबल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध सोनमर्ग के थाजवास ग्लेशियर पर खच्चर चालक का काम करता है। पुलिस ने संदिग्ध से गहन पूछताछ की है और इस मामले में कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि महिला पर्यटक ने दावा किया कि हमले से ठीक पहले 20 अप्रैल को वो बैसरन वैली घूमने गई थी, तब स्केच में दिख रहे संदिग्ध ने उन्हें खच्चर राइड कराई थी। संदिग्ध ने उस दौरान उनसे कई अजीब सवाल किए, जिनमें धर्म, धार्मिक स्थलों की यात्रा और दोस्तों की धार्मिक पहचान से जुड़े प्रश्न शामिल थे। महिला पर्यटक ने दावा किया था कि खच्चर वाले के फ़ोन पर एक कॉल आई, जिसमें उसने प्लान ए और प्लान बी जैसी कोडेड बातें सुनी। कॉल में कहा गया, प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान बी 35 बंदूकें मैं भेजा रहा हूँ, घास में छुपी हैं। इसके बाद जब संदिग्ध को लगा कि महिला सैलानी उसकी बातों को गौर से सुन रही है, तो उसने स्थानीय भाषा में बात करना शुरू कर दिया। देश पर आतंकी हमले के बाद से मोदी सरकार लगातार कड़े फैसले ले रही है। पाकिस्तानी नागरिकों को वीज़ा बंद करने के बाद पहले से जारी पाक नागरिकों के वीज़ा रद्द करने का फैसला किया गया है। 27 अप्रैल से पाक नागरिकों का वीज़ा रद्द माना जाएगा, जिसके बाद अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान जाने के लिए पाक नागरिकों की लंबी लाइनें लग गई हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान से आए हिंदुओं को जारी लॉन्ग टर्म वीज़ा रद्द नहीं किए जाएंगे। भारत के इस कदम से पाकिस्तान सहमा हुआ है। सरकार के ताबड़तोड़ फैसले, पाकिस्तानियों को तुरंत वापस भेजें राज्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से की बात। पहलगाम हमले के बाद सरकार तबातोड़ फैसले ले रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से अपने अपने राज्य में सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने और उनकी शीघ्र पाकिस्तान वापसी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को कहा है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने भी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उनसे पाकिस्तानी नागरिकों पर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल भारत छोड़ना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी नागरिक पाकिस्तानी वीजा लेकर 48 घंटे से ज्यादा महाराष्ट्र में न रुके, इस दृष्टि से हमने प्रयास शुरू किए हैं और हम पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे, उनको बाहर निकालेंगे। जो लोग ओवरस्टे करेंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश से भी शॉर्ट टर्म वीजा पर आए पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है। भारत सरकार के आदेश के क्रम में जनपद लखनऊ में जो 8 लोग वीजा पे आए हुए थे, उनमें से 5 को वापस भेज दिया गया है। 3 लोगों को निर्देशित कर दिया गया, वो शीघ्र आज और कल में जो है यहाँ से वापस पाकिस्तान चले जाएंगे और बाकी अन्य लोगों पे हम लोग नज़र रखे हुए हैं और किसी भी तरह की चीज़ों पर हम लोग इंटेलिजेंस भी इकट्ठा कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। इस बीच अटारी सीमा पर पाकिस्तान जाने के लिए पाक नागरिकों की लंबी लाइन लगी है। इसके साथ ही सरकार ने साफ किया है कि पाकिस्तानी हिंदू नागरिकों को जारी लॉन्ग टर्म वीजा रद्द नहीं किए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के वीजा निलंबन के हालिया निर्णय का इन वीजाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये पहले की तरह ही वैध बने रहेंगे। गौरतलब है कि भारत सरकार ने 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी करने की सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से मोदी सरकार ने सिंधु जल समझौता निलंबित करने का फैसला किया है।
इसको लेकर आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री और जल शक्ति मंत्री मौजूद रहे। सिंधु समझौता निलंबित करने से पाकिस्तान को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा, जिसका बहुत बुरा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। पानी नहीं मिलने से खेती पर असर पड़ेगा तो उद्योग धंधे बंद हो सकते हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बंद होने से पाकिस्तान के शहरों में अंधेरा छा सकता है तो इंडस्ट्री बंद हो सकती है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने के केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम कभी भी सिंधु जल संधि के पक्ष में नहीं रहे हैं और सिंधु जल संधि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सबसे अनुचित दस्तावेज है। As far as Jammu and Kashmir is concerned, let's be honest, we have never been in favor of the Indus Water Treaty. We have always believed that the Indus Water Treaty has been the most unfair document to the people of Jammu and Kashmir. पहलगाम हमले के बाद से पूरे देश में गम और गुस्सा है। 22 अप्रैल की घटना के बाद से पूरे देश में आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। आज भी देश के तमाम शहरों में राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के लोगों ने इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में व्यापारिक संगठनों ने आज अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा तो कई शहरों में वकीलों ने खुद को न्यायिक कार्यों से अलग रखा। पूरा देश इस घटना के पीड़ितों के साथ खड़ा है और घटना को अंजाम देने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। लोगों में उबाल, देश भर में विरोध प्रदर्शन, आतंकियों को दें मुंहतोड़ जवाब। पहलगाम में हुए दिल दहला देने वाले आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश है। आतंकी हमले के विरोध में देश भर के कई स्थानों पर लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में व्यापारियों ने बंद किया तो कई जगहों पर लोगों ने जुम्मे की नमाज के वक्त विरोध स्वरूप बाहों पर काली पट्टी बांधी। आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है। राजधानी दिल्ली में व्यापारियों ने बंद का आह्वान किया। दिल्ली के प्रमुख बाजार बंद दिखाई दिए। दिल्ली के चांदनी चौक, सदर बाजार सहित राजधानी के अधिकतर बाजारों में व्यापारियों ने इस घटना के विरोध में सड़कों पर मार्च निकाला। व्यापारी और चांदनी चौक से लोकसभा सांसद प्रवीण खंडेलवाल के नेतृत्व में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए। तो वहीं राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर हिंदू संगठनों और साधु संत समाज ने आतंकी हमले के विरोध में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। सभा को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि आतंकी हमले का बदला भारत जरूर लेगा। हम पाकिस्तान से अपने सभी व्यापारिक संबंध तोड़ेंगे, ना पाकिस्तान से कुछ आयात करेंगे, ना पाकिस्तान को कुछ निर्यात करेंगे। हमारे झेलम से, चेनाब से, इंडस से वहाँ पानी जाता है। 93% खेती, 33% बिजली, पीने का पानी भारत से बहकर जाता है। हमने वो समझौता तोड़ दिया। जो परिणाम होंगे पाकिस्तान को भुगतने होंगे। राजस्थान के कोटा में हमले के विरोध में शहर को बंद रखा गया। बंद के चलते शहर के मुख्य बाजारों सहित कई इलाकों में सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि अति आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया। कोर्ट में वकीलों ने भी न्यायिक कार्य को बंद रखा। जिस तरह की एक घटना, निंदनीय घटना, इस तरह की धर्म पूछ कर लोगों को गोली मारी गई है, ये कतई निंदनीय है। नरेंद्र मोदी जी ने जो भी डिसीजन लिए हैं इसके लिए वो काबिले तारीफ है। मोदी जी से हम चाहते हैं कि इन आतंकवादियों को एक बार सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान में फिर सर्जिकल स्ट्राइक की जाए। देश भर में जुम्मे की नमाज में भी लोगों का आतंकी हमले के खिलाफ गुस्सा नजर आया। कई जगहों पर लोगों ने बाह पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की और आतंकी हमले का विरोध किया। देश के ये नजारे एकता और अखंडता की गवाही दे रहे हैं। हिंदुस्तान का एक भी इंसान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा जो हमारे मुल्क के अमन को, शांति को, भाईचारे को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। हमारी भारत सरकार से और नरेंद्र मोदी जी की सरकार से ये अपील है, जिस तरह उन्होंने उन लोगों को गोली मारकर शहीद किया गया है, आप हम लोगों को भी इजाजत दीजिए, हम लोग भी उनके सीनों में गोली मार के आए।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भी व्यापारियों ने आतंकी हमले के विरोध में अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे और विरोध प्रदर्शन किया। वहीं अनंतनाग में भी लोगों ने जगह जगह आक्रोश रैलियां निकाली और पाकिस्तान के पुतले फूके। जम्मू कश्मीर के बडगाम में भी लोगों का आतंकी हमले के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला। सरकार से मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने भी ये काम किया है, दरीना काम किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये इंसानियत का पूरी इंसानियत का कत्ल है। कोई मजहब किसी को मारने की इजाज़त नहीं देता है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए हिमाचल प्रदेश सचिवालय के बाहर 2 मिनट का मौन रखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ज्वालामुखी में रैली निकाली। रैली में शामिल लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पाकिस्तान का पुतला जलाया। पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने कहा कि आतंकियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए सभी ने 2 मिनट का मौन रखा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की बर्बर हत्या से देश में गुस्से और मातम का माहौल है। देश भर में जगह जगह पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हमले के विरोध में राजस्थान में हिंदू संगठनों व सर्व समाज ने बंद रखा। सीकर में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल सहित अन्य संगठनों ने इस कायराना कृत्य के विरोध में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद कर विरोध जताया। जगह जगह आक्रोश रैली निकाली और आतंकवाद व पाकिस्तान के पुतले फूंके। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विरोध देश भर के कई हिस्सों में हो रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बीजेपी विधायक संजीव शर्मा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासियों ने शामिल होकर आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि दी और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत की जानकारी दी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इस बर्बर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि ब्रिटेन इस दुखद घड़ी में भारत के लोगों के साथ खड़ा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया का समर्थन भारत को मिल रहा है। आतंकवाद के खिलाफ देश भारत के साथ एकजुटता जाहिर कर रहा है। कई देश हैं जो एकजुटता जाहिर कर रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने पीएम मोदी से बात कर हमले पर शोक व्यक्त किया और इस जघन्य आतंकी कृत्य की निंदा की। अनुरा कुमारा दिसानायके ने कहा, इस कठिन समय में श्रीलंका भारत के साथ खड़ा है। दिसानायके ने आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को भी दोहराया। अमेरिकी खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गैबार्ड ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हमले को लेकर भारत के प्रति एकजुटता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पहलगाम में 26 हिंदुओं को निशाना बनाकर किए गए भयानक इस्लामी आतंकवादी हमले के मद्देनज़र हम भारत के साथ एकजुटता से खड़े हैं। मेरी प्रार्थनाएं और गहरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के सभी लोगों के साथ हैं। हम आपके साथ हैं और इस जघन्य हमले में शामिल आतंकियों को ढूंढकर मार गिराने में आपको हमारा पूरा समर्थन है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद नेपाल से लगी सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में भारत नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल और पुलिस वाहनों की सघन चेकिंग कर रही है। एसएसबी के जवान पहाड़ी रास्तों और मुख्य मार्गों पर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों पर विशेष नज़र रखे हैं। सीमावर्ती गांवों में पुलिस और एसएसबी ने ग्राम सुरक्षा समिति और संभ्रांत व्यक्तियों से संदिग्ध व्यक्ति व गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस और एसएसबी को देने को कहा है।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। इसी बीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए श्रीनगर का दौरा कर रहे हैं। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने बीबी कैंटोनमेंट और विक्टर फोर्स में सेना कमांडरों से और जम्मू कश्मीर के डीजीपी से मुलाकात की। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। बैठक के दौरान मनोज सिन्हा ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द सजा देने की बात दोहराई। उपराज्यपाल ने कहा कि देश को हमारी सेना, पुलिस और सीएपीएफ की बहादुरी और पराक्रम पर पूरा भरोसा है। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उत्तरी कमान के जीओसी इन सी लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचींद्र कुमार, सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और 15 कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव शामिल हुए। दिल्ली रवाना होने से पहले सेना प्रमुख ने उधमपुर में उत्तरी कमान का भी दौरा किया। सेना प्रमुख के इस दौरे को आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पहलगाम के आतंकी हमले ने पाकिस्तान का आतंकी चेहरा फिर दुनिया के सामने ला दिया है। पाकिस्तानी आतंक के इस नेटवर्क ने बार बार बेगुनाहों का खून बहाया है। आतंक को हथियार बनाकर मासूमों का खून बहाना। जिगर के टुकड़े को हमसे छीन लिया। यही है पाकिस्तान का वो घिनौना चेहरा जो आज पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। आतंकवाद को अपनी राज्य नीति बना लेने वाले पाकिस्तान के हाथ कितने ही बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हैवानियत के इसी सिलसिले की अगली कड़ी था, जिसमें हंसते खिलखिलाते निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया गया। पाकिस्तानी आतंकवाद की दरिंदगी का ऐसा ही चेहरा पहले भी दुनिया ने देखा है। 20 अक्टूबर 2024 को आतंकियों ने गांदरबल में 7 बेगुनाहों को बेरहमी से मार डाला था। आतंक की भेंट चढ़े ये लोग APCO कंपनी के कर्मचारी थे। विकास और शांति के दुश्मनों ने उन्हें निशाना बनाया जो जम्मू कश्मीर के विकास में सहयोग कर रहे थे। पाकिस्तानी आतंक ने न निहत्थे नागरिकों को बख्शा, न मासूम श्रद्धालुओं को। पिछले साल 9 जून को रियासी में श्री माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं से भरी बस आतंकियों का निशाना बनी। आतंकियों की अंधाधुंध गोलीबारी के बाद बस खाई में जा गिरी, जिसमें 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। आतंकियों के इसी चेहरे का यही घिनौनापन 2019 की वो घटना भी स्पष्ट करती है, जिसमें 5 मजदूरों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। ये सभी मूल रूप से पश्चिम बंगाल के निवासी थे और कुलगाम में मजदूरी करते थे। ये सभी घटनाएं स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि पाकिस्तान का आतंकी नेटवर्क जम्मू कश्मीर में शांति और विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। निर्दोष निहत्थे आम लोगों को निशाना बनाने की घटनाएं बताती हैं कि पाकिस्तान और उसका आतंकी खेल पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर टिप्पणी के मामले पर राहुल गांधी को फटकार लगाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जिसके बाद कोर्ट ने कहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए राहुल गांधी को फटकार लगाई है। कोर्ट से फटकार के बाद बीजेपी ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर निशाना साधा है और उनसे माफी मांगने की अपील की है। राहुल को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार। स्वतंत्रता सेनानियों पर गैर जिम्मेदाराना बयान न दें। वीर सावरकर पर टिप्पणी पर फंसे राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर टिप्पणी के मामले पर राहुल गांधी को फटकार लगाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा, महात्मा गांधी भी वायसराय को पत्र लिखते समय योर फेथफुल सर्वेंट लिखते थे। क्या इस तरह आप कहेंगे कि महात्मा गांधी भी अंग्रेजों के सेवक थे? अदालत ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह के बयान पर अदालत स्वतः संज्ञान ले सकती है। कोर्ट ने कहा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में ऐसा एक शब्द भी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई और हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। जस्टिस दत्ता ने पूछा कि क्या राहुल गांधी जानते हैं कि उनकी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी एक पत्र में वीर सावरकर की प्रशंसा की थी।
वो इतिहास भूगोल जाने बिना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया। पिछली सुनवाई में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ सम्मन आदेश रद्द करने से इनकार कर दिया था। वीर सावरकर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी को फटकार के बाद भाजपा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता ने राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा है, तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे राहुल के मुंह पर करारा तमाचा करार दिया। वीर सावरकर के मामले में जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी को फटकारा है, इस फटकार के बाद अगर राहुल गांधी में रंच मात्र भी शर्म होगी तो वीर सावरकर के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने पर वो कान पकड़कर माफी मांग लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान करने वाले श्रीमान राहुल गांधी को जिस प्रकार से एक झन्नाटेदार चाटा मारा है, मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दरअसल राहुल गांधी ने 2022 में सावरकर को अंग्रेजों का नौकर बताया था। राहुल गांधी के इस बयान पर वकील नृपेंद्र पांडे ने निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत ने 21 अप्रैल को पोप फ्रांसिस के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 25 और 26 अप्रैल 2025 को वेटिकन सिटी में हैं। वेटिकन सिटी से देखिए हमारी संवाददाता डीडी न्यूज की संवाददाता जयंती झा की ये रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वेटिकन सिटी में सेंट पीटर बेसिलिका में पुष्पांजलि अर्पित करके पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति वेटिकन सिटी के सेंट पीटर स्क्वायर में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगी, जिसमें दुनिया भर के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहेंगे। पोप फ्रांसिस को 1,28,000 से ज्यादा लोग श्रद्धांजलि दे चुके हैं। उनका पार्थिव शरीर उनके अंतिम संस्कार से पहले सेंट पीटर्स बेसिलिका में रखा गया है। उनका पार्थिव शरीर शुक्रवार तक लोगों के दर्शनार्थ यहाँ रहेगा। We are very proud and thank of our India, of our nations, and as we are Christians, we also thank our nations for this moment to pay homage to our beloved Pope Francis, and as he here to pay respect to Pope Francis because I loved him very much and I'm very moved about his death, and I want to pray for his resurrection and to thank God that he served us as a Pope. I am from India. Now here in Italy I am 10 years I am in Italy. Now I came here to see Pope Francis. I'm very glad to see him the last time. पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर से हजारों लोग वेटिकन सिटी आए हैं। भारत ने पोप फ्रांसिस के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया ताकि दुनिया भर में करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस के प्रतीक के रूप में उनकी विरासत को याद किया जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सरकार और भारत के लोगों की ओर से पोप फ्रांसिस के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए वेटिकन सिटी की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। भारत ने पोप फ्रांसिस के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। दुनिया भर में करुणा के प्रतीक पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि देने के लिए ये घोषणा की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के लिए वेटिकन सिटी के दौरे पर है, जहां वो भारत सरकार एवं भारत के लोगों की तरफ से पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। कैमरा पर्सन लोकनाथ के साथ मैं जयंती झा, डीडी न्यूज के लिए वेटिकन सिटी से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कायराना हमला करने के बाद पाकिस्तान दुनिया भर के निशाने पर है। भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ कड़े तेवर दिखाने के बाद से ही पाकिस्तानी नेता बड़बोलेपन पर उतर गए हैं। हालांकि पाकिस्तानी आवाम अब खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी दयनीय हालत को बयां कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में पाकिस्तानी लोग खुद अपनी सरकार पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं।
तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने राज्य सरकार पर विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस में शामिल न होने की धमकी देने का आरोप लगाया है। राज्यपाल आर.एन. रवि ने घोषणा की थी कि तमिलनाडु के सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कुलपतियों के लिए एक सम्मेलन 25 और 26 अप्रैल को उदगमंडलम में आयोजित किया जा रहा है। तमिलनाडु में अधिकांश दलों ने इस घोषणा की कड़ी निंदा की है। हालांकि राज्यपाल भवन ने इस सम्मेलन के आयोजन के बारे में पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया था। इसमें यह भी कहा गया था कि कुलपतियों का सम्मेलन हर साल आयोजित होने वाली एक नियमित प्रथा है। ऐसे में आज नीलगिरी जिले के उदगमंडलम में ये सम्मेलन शुरू हुआ। इस सम्मेलन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल हुए। सम्मेलन में बोलते हुए राज्यपाल आर.एन. रवि ने कहा कि कुलपतियों को इस सम्मेलन में शामिल न होने की धमकी दी गई। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। आइए देखते हैं सरकार ने अपने हलफनामे में क्या कहा। तो सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने जो जवाब दिया उसमें अदालत में दायर याचिकाओं में लगाए गए सभी आरोपों को नकार दिया। धर्म और संपत्ति के आधार पर दी गई चुनौती पर रोक की जरूरत नहीं है, ये वहां पर कहा गया। केंद्र ने कोर्ट में वक्फ अधिनियम को संवैधानिक बताया। कानून की संवैधानिकता की जांच करना कोर्ट का अधिकार है, ये वहां पर कहा गया। याचिका में किसी भी व्यक्तिगत मामले में अन्याय की शिकायत नहीं की गई। याचिकाएं कथित विधायी अतिक्रमण के आरोपों पर कानून को चुनौती देती हैं। न्यायालय सुनवाई के दौरान इन चुनौतियों की जांच करेगा, ये केंद्र की ओर से कहा गया। वक्फ संशोधन कानून वक्फ करने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता है, ये भी वहां पर बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों एवं संस्थानों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। वो इस कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। रोजगार सृजन को उच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के तहत 15वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इससे युवाओं को सशक्त बनाने के लिए सार्थक अवसर उपलब्ध होंगे और वो राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदान देने में सक्षम होंगे। देश भर से चयनित नए कर्मचारी राजस्व विभाग, कार्मिक एवं लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रेल मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों का हिस्सा होंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने अपने मिसाइलों के परीक्षणों की संख्या को बढ़ा दिया है। एक दिन पहले INS सूरत युद्धपोत पर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। इसके बाद शुक्रवार को भारत ने अगली पीढ़ी के स्टेशन हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्क्रैमजेट इंजन का 1000 सेकंड से अधिक समय तक सफलतापूर्वक जमीनी परीक्षण किया है। इस साल जनवरी में 120 सेकंड के सफल परीक्षण के बाद अब 1000 सेकंड से भी ज़्यादा देर तक स्क्रैमजेट इंजन का ज़मीन पर परीक्षण किया गया है। इस सफलता का मतलब है कि ये तकनीक जल्द ही पूरी तरह से तैयार होकर मिसाइलों में इस्तेमाल की जा सकेगी। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें ऐसे हथियार हैं जो आवाज़ की गति से 5 गुना ज़्यादा रफ्तार से लंबी दूरी तक उड़ सकती हैं। ये मिसाइलें हवा में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके चलने वाले खास इंजन से चलती हैं। ये परीक्षण दिखाता है कि स्क्रैमजेट इंजन का डिज़ाइन और उसे टेस्ट करने की सुविधा दोनों ही ठीक काम कर रहे हैं। ये कामयाबी DRDO की अलग अलग प्रयोगशालाओं, कंपनियों और कॉलेजों के मिलकर काम करने का नतीजा है और इससे भारत के लिए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें बनाने का रास्ता और मजबूत हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए DRDO, उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों की सराहना की और कहा कि ये सफलता राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हाइपरसोनिक हथियार प्रौद्योगिकियों को साकार करने में हमारी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने खालिस्तानी गुर्गों द्वारा पाकिस्तान समर्थित सीमा पार से हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक मामले में पंजाब, जम्मू और कश्मीर और भारत भर के अन्य राज्यों में कई स्थानों पर गुरुवार को व्यापक तलाशी अभियान चलाया। 6 राज्यों पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और कर्नाटक में 18 स्थानों पर की गई तलाशी के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। NIA की जांच से ये भी पता चला है कि ये संस्थाएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से साजिश रच रही हैं और भारत को अस्थिर करने के उद्देश्य से साजिश के तहत खालिस्तान समर्थक तत्वों के संदिग्ध विदेशी संचालकों के साथ नियमित संपर्क में हैं। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य की फोर्स ने नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिससे घबराए नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर अभियान को रोकने की अपील की है। उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो के प्रभारी रूपेश ने प्रेस नोट जारी कर सरकार से नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के अभियान को 1 महीने के लिए स्थगित करने की अपील की है। प्रेस नोट में नक्सलियों से सरकार से वार्ता के जरिए समस्या का समाधान का रास्ता अपनाए, अनुकूल माहौल बनाने की अपील की है। बता दें कि इस इलाके में पिछले 4 दिनों से नक्सलियों के खिलाफ 5 से 8 हज़ार जवानों का जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। अब तक रुक रुक कर हुई गोलीबारी में 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। केंद्र सरकार की ओर से मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। BSF ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकामयाब कर दिया है। भारत पाकिस्तान सरहद के नज़दीकी साहोवाल गांव से बारूद का जखीरा बरामद किया गया है। BSF ने 4.5 किलो RDX, 5 हैंड ग्रेनेड, 5 पिस्टल, 8 मैगजीन, 220 राउंड, 2 बैटरी और रिमोट कंट्रोल बरामद किए। फसल की कटाई के दौरान एक बड़ा पैकेट मिला, जिसमें से ये बारूद का जखीरा मिला है। पुलिस और BSF की तरफ से आसपास के इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बीते 1 दशक में भारत मेडिकल वैल्यू ट्रेवल में दुनिया के पसंदीदा देश के रूप में उभरा है। फिक्की की ओर से आयोजित मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अस्पताल हैं। उन्होंने कहा कि भारत में लोग योग और वेलनेस के लिए आते हैं। भारत ने आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा का एकीकरण कर होलिस्टिक हेल्थ पर खास ध्यान दिया है, जिसका नतीजा है कि भारत आज दुनिया भर में मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में अग्रणी देश है। आयुष मंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक साक्ष्य आधारित इलाज की व्यवस्था कर भारत दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल कर चुका है। 1 दशक में भारत चिकित्सा मूल्य यात्रा के लिए दुनिया के सबसे पसंदीदा गंतव्यों में से एक के रूप में उभरा है। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अस्पतालों का तेज़ी से बढ़ता हुआ एक नेटवर्क है, जिसमें 60 से अधिक JCI मान्यता प्राप्त और लगभग 1400 से अधिक NABH मान्यता प्राप्त संस्थान शामिल है। भारत ने शुक्रवार को नेपाल को 20 लाख अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता भेजकर पड़ोसी पहले नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस सहायता में थैलीसीमिया और सिकल सेल रोग के मरीजों के लिए दवाएं और टीके शामिल हैं। इस सहायता की पहली खेप में थैलीसीमिया के मरीजों के टीकाकरण के लिए 17,030 शीशियां शामिल हैं। नेपाल के अनुरोध पर भारत ने थैलीसीमिया और सिकल सेल रोग के मरीजों के लिए ये मदद भेजी है। मंदिरों में प्रवेश को लेकर दिल्ली में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म द कास्ट रश दिखाई गई, जिसमें मुख्य रूप से बताया गया कि विदेशों में खास तौर से ये प्रचारित करने की कोशिश की जाती है कि मंदिरों में कुछ खास वर्ग ही प्रवेश कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री इस दुष्प्रचार का पूरी तरह से खंडन करती है। इस डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक निखिल सिंह ने बताया कि डॉक्यूमेंट्री इस तरह के दुष्प्रचार को दिखाती है, जो आज के समय में बेहद ज़रूरी है। इस फिल्म में ये भी बताया गया है कि कई मंदिरों में गैर ब्राह्मण और दलित भी पुजारी हैं।
इस मौके पर प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल भी मौजूद रहे। इस डॉक्यूमेंट्री के प्रीमियर के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर, बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी, सह प्रभारी संजय मयूख सहित कई नेता और प्रबुद्ध लोग मौजूद थे। जैसे जैसे भारतीयों का प्रभुत्व बढ़ा है, तब से एक द्वेष सी भावना लेकर के लोगों ने कास्टिज्म को जो है ना वो अपना आज का गोल्ड रश समझ लिया है कि जिसको भी भारत के बारे में कुछ भी नेगेटिव कहना है वो सबसे पहले कास्ट सिस्टम पे ही बात कर लेता है। आप भारत से बाहर जाएं और अगर इंडिया की बात करें तो सबने बाकी कुछ सुना हो ना सुना हो, उन्होंने ताजमहल और कास्ट सिस्टम ज़रूर सुना है। तो यही सोच को लेते हुए हमने कास्ट रश नाम रखा। और जो मुख्य है वो यही है कि जो बाहर भारत के बाहर जो लोग रहते हैं एटलीस्ट उनको ये पता चले कि यथार्थ में स्थिति क्या है। हम इसमें कोई अच्छा बुरा ये भी नहीं बता रहे हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि यथार्थ में ये है। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म द कास्ट रश देखने के बाद प्रशंसा की है। चेयरमैन ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्री समाज के असली हकीकत को बताती है। इस डॉक्यूमेंट्री को सभी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। अभी ये कास्ट रश जो डॉक्यूमेंट्री बनी है, मैंने अभी इसको देखा है और एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री और एक बड़ा अच्छा संदेश दे रही है, क्योंकि देश में जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं हिंदुओं के विशेषकर, उनमें कोई भी दर्शन करने आ सकता है, कभी भी दर्शन करने आ सकता है, ऐसी कहीं रोक टोक नहीं है। तो इस तरह का एक नैरेटिव जो पश्चिम के देशों में बनाया गया कि इस देश में हर काम में जो है वो वर्ण व्यवस्था, हर काम में कास्ट का सिस्टम है, उसको ये डॉक्यूमेंट्री गलत साबित करती है और एक जो वास्तविक स्थिति है उस नैरेटिव को दुनिया तक पहुंचाने का एक बड़ा अच्छा ये प्रयास है। ये बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, सबको देखनी चाहिए। अंदर से अपने शास्त्रों को जो उसका संदेश है एकता का, समानता का, उसके आधार पर प्रयास करता रहता है। और मुझे लगता है हिंदू समाज ऐसा है कि जो सतत रूप में इसका लगातार प्रयास कर रहा है, पिछले कई वर्षों में हर समय किया, और आज का समाज भी ये जो भी भेदभाव के जहाँ भी कोई छोटे लक्षण भी दिखते होंगे या बड़े दिखते होंगे, उसको सुधारने का एक निरंतर अंतर्गत प्रयास हिंदू समाज कर रहा है। इसलिए आज के समय में मुझे लगता है ये जो फिल्म द कास्ट रश बनी है, ये एक ऐसा प्रयास है जिसमें एक उन्होंने निरपेक्ष रूप से जो वास्तविकता है, उन्होंने अपनी कोई कमेंट न करते हुए उन्होंने निरपेक्ष रूप से समाज की जो वास्तविक हमारी परिस्थिति है, टेम्पल्स में जो प्रैक्टिसेस है हमारी, जो परंपरा से चलती, जिसमें सब जाति का सहभाग है, इसको दिखाने का प्रयास किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के हवाले से सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में कहा है कि भारत में 17 करोड़ जनता को गरीबी के दायरे से बाहर निकालने में मदद मिली है। विश्व बैंक ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने गरीबी उन्मूलन की दिशा में बड़ी प्रगति हासिल की है। इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ नामक रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा है कि 2011 और 2023 के बीच 17 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी के दायरे से बाहर निकालने में बड़ी मदद मिली है। एजेंसी के आकलन के मुताबिक भारत में अत्यधिक गरीबी में रहने वालों की संख्या 2011-12 में 16.2% से घटकर 2022-23 में 2.3% पर आ गई है। गरीबी रेखा की परिभाषा के मुताबिक $2.15 प्रतिदिन पर गुजर बसर करने वालों को अत्यधिक गरीब माना जाता है। ग्रामीण इलाकों में ये आंकड़ा 2022-23 में 2.8% और शहरी इलाकों में 1.1% पर है। गांव और शहरों के बीच गरीबी की खाई में हर साल 16% की गिरावट दर्ज की गई है और अब ये अंतर 7.7% से घटकर 1.7% हो गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 12 फरवरी 2022 को आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े लोगों के लिए स्माइल कार्यक्रम की शुरुआत की थी। कार्यक्रम के जरिए भिक्षावृत्ति मुक्त भारत की तरफ ध्यान खींचा गया था। सरकार की तरफ से भिक्षावृत्ति में लगे बच्चों की पहचान और व्यापक पुनर्वास के लिए योजनाओं की घोषणा की गई। इसी कड़ी में मंत्रालय की तरफ से अंबेडकर सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से प्रतिनिधि शामिल हुए। मंत्रालय ने भिक्षावृत्ति को समाप्त करने के लिए दूसरे देशों के अपनाए रास्तों पर भी इस कार्यक्रम के माध्यम से
जानकारी हासिल की। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो देश में भिक्षावृत्ति में शामिल 18,000 बच्चों की अब तक पहचान हुई है, जिनमें तकरीबन 1600 बच्चों का पुनर्वास किया जा चुका है। मंत्रालय की तरफ से देश के 81 जिलों से इस स्कीम की शुरुआत हुई, जिसे वर्तमान में 281 जिलों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें धार्मिक या कहें कि पर्यटन से जुड़े जिले शामिल हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि थ्रू दिस सेमिनार सीरीज़ हम लोग भी सीखें कि बाकी देशों में क्या हो रहा है, कैसे काम कर रहे हैं ये लोग, हम क्या सीख सकते हैं इनसे, और हम लोग अपने स्कीम्स को कैसे बेहतर बना सकते हैं, हम कैसे जो टारगेटेड पॉपुलेशन है उन तक ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुंच सकते हैं। आज की जो सेमिनार है इसमें हम लोग बेगरी भिक्षावृत्ति के बारे में बात होगी, तो अन्य अन्य देशों से लोग आएंगे, प्रेजेंटेशंस देंगे, स्टेट से भी लोगों को बुलाया है, एनजीओज को भी बुलाया है जिन्होंने अच्छा काम किया है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मेयर पद पर 2 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो गई है। भाजपा के सरदार राजा इकबाल सिंह दिल्ली के नए मेयर बन गए हैं। मेयर चुनाव में कुल 142 वोट डाले गए, इसमें राजा इकबाल सिंह को 133 वोट मिले। उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के प्रत्याशी को केवल 8 वोट प्राप्त हुए। 1 वोट अमान्य घोषित कर दिया गया। आम आदमी पार्टी ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। इसी के साथ 27 साल बाद दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार होगी। वहीं जय भगवान यादव उप महापौर निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस ने उप महापौर पद पर नाम वापस ले लिया था। सरदार राजा इकबाल सिंह अब तक दिल्ली एमसीडी के नेता विपक्ष का पद संभाल रहे थे। वो इससे पहले नॉर्थ एमसीडी के मेयर भी रह चुके हैं। जीत के बाद राजा इकबाल सिंह ने कहा कि वो सभी को साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा, दिल्ली की जनता के हित के लिए काम करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। सिंह दिल्ली के नए मेयर चुने गए हैं। बात करते हैं सर, क्या कहेंगे आज जीतते? मैं उस ईश्वर का, वाहिगुरु का नाम लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, अपने देश के आर्यन मैन श्री अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। मैं आभार करता हूं सातों सांसदों का, विधायकों का, अपने निगम के सहयोगी निगम पार्षदों, बहनों, भाइयों का। मैं आभार प्रकट करता हूं दिल्ली की जनता का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास रखा, और भारतीय जनता पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप ने मेरे पे विश्वास रखा। सर, चुनौतियां कितनी मानते हैं कि पिछली सरकारें कुछ चुनौतियां छोड़ गई हैं? देखो, कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि जब एक टीम वर्क होगा, जब सब मिलके काम करेंगे तो कोई चुनौती नहीं है। आज हम सब नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा काम है जो इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारा कहना है मोदी है तो मुमकिन है। अब दिल्ली को हम साफ करके दिखाएंगे, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करके दिखाएंगे, दिल्ली को हरा भरा करके दिखाएंगे, और दिल्ली को इन्वायरमेंट को बढ़िया करके दिखाएंगे। कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें प्राथमिकता पर लेने वाले हैं? कौन से कार्य? तो दिल्ली को हम स्वस्थ करके दिखाएंगे, पोल्यूशन फ्री करेंगे, और सबसे बड़ी बात है जो भ्रष्टाचार में यहाँ इंस्पेक्टर राज यहाँ फैल गया था पिछले 2.5 साल से, अब इसको करप्शन मुक्त करेंगे। तो ये थे दिल्ली के नए मेयर राजा इकबाल सिंह, जो बता रहे थे कि किस तरह से दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। कैमरामैन योगेश के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फायर सर्विस स्टेशन का दौरा किया। इस दौरान सीएम रेखा ने कहा कि दिल्ली सरकार फायर सर्विस पूर्ण रूप से अपडेट रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। आज हम लोग अपने फायर सर्विस स्टेशन पे हैं और पूरी तरीके से हमारी फायर सर्विसेज, हमारे फायर स्टेशंस, हमारी टेक्नोलॉजीज अपडेटेड हों, उसके लिए दिल्ली सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और हमने अपने पूरे बजट में 500 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान भी रखा था, और आप देख रहे हैं कि लगातार हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। बहुत ऊंचाई की जगह पे भी और उस बिल्डिंग के पीछे की और भी जहां आग लगी हो, तो इन टॉवर्स के माध्यम से हम वहां आग बुझा सकते हैं। ऐसी हमने 4 मशीनें अभी नई खरीदी है 12 करोड़ रुपए की लागत से। 100 गाड़ियां खरीदने की तैयारी भी सरकार ने खरीद ली है। हमारा एक ही ध्येय है कि दिल्ली में आग लगने की वजह से कोई भी जान की हानि ना हो, तुरंत उसको मदद पहुंचे। इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरीरंगन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है।
पीएम ने सोशल मीडिया पर के कस्तूरीरंगन के साथ अपनी फ़ोटो शेयर करते हुए अपने शोक संदेश में लिखा, भारत की वैज्ञानिक और शैक्षिक यात्रा के एक महान व्यक्तित्व डॉक्टर के कस्तूरीरंगन के निधन से मैं बहुत दुखी हूँ। राष्ट्र के प्रति उनके दूरदर्शी नेतृत्व और निस्वार्थ योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने इसरो में बहुत लगन से काम किया और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जिसके लिए हमें वैश्विक मान्यता भी मिली। उनके नेतृत्व में महत्वाकांक्षी उपग्रह प्रक्षेपण भी हुए और नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के प्रारूपण के दौरान और भारत में शिक्षा को अधिक समग्र और दूरदर्शी बनाने के लिए डॉक्टर कस्तूरीरंगन के प्रयासों के लिए देश हमेशा उनका आभारी रहेगा। वो कई युवा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक उत्कृष्ट मार्गदर्शक भी थे। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, छात्रों, वैज्ञानिकों और अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारत में कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत को दुनिया भर का समर्थन मिल रहा है, तो वहीं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी भारत के साथ दुनिया की शक्तियां खड़ी दिख रही हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इटली की PM मेलोनी समेत दुनिया के दिग्गजों ने इस आतंकी हमले की निंदा की, तो वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, इजराइल के PM नेतन्याहू और इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी सहित कई विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया। पहलगाम के संदिग्धों पर सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए हमले में शामिल 2 आतंकवादियों के मकान को उड़ा दिया। पुलवामा की त्राल इलाके में आशिफ शेख और अनंतनाग के बिजबहारा इलाके में आदिल ठोकर के मकान को नियंत्रित विस्फोटकों के जरिए गिराया गया। दोनों व्यक्तियों पर वेस्टर्न पहलगाम आतंकी हमले में भूमिका निभाने का आरोप है। दुनिया भर के तमाम मीडिया ने पहलगाम आतंकी हमले को प्रमुखता से जगह दी, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट चौंकाने वाली रही। दरअसल अखबार ने इसे आतंकी हमला ना कहकर इसे विद्रोहियों का हमला बताया, जिस पर अमेरिकी सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। अमेरिका की हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने न्यूयॉर्क टाइम्स को फटकार लगाते हुए इसे एक सीधा आतंकी हमला करार दिया। अमेरिका ने सोशल मीडिया पर न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन में सुधार करते हुए पोस्ट भी साझा किया। बहरहाल आतंकी हमले के बाद से भारत को दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। सभी बड़े देशों ने भारत के साथ एकजुटता दिखाते हुए आतंक के खिलाफ लड़ाई में सहयोग का वादा किया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी से टेलीफोन पर बात की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही